हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक नए सोशल इशू पर, एक नए सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। हमने अभी 3 मुद्दों पर बात की है, हिंदू धर्म के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में, और उनके जो कानूनी एस्पेक्ट हैं उनके बारे में हमने बात की है। उनको एक दर्शन के रूप में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। जब हम कभी दर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उस बारे में तब बात करेंगे। लेकिन हमने 3 वीडियो अभी अपने जो हमारा दूसरा चैनल है, मैं आपको बता दूं हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं। अभी तक अगर आपने उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। जो हमारा एक चैनल लेटेस्ट ड्रीम कम ट्रू के नाम से है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट है, हम वहाँ पर उसमें डालते हैं जनरली सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस, लेकिन बाकी जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें भी आपको हेल्पफुल वो चीज़ें हो सकती हैं। जिस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं वो लव यू ज़िंदगी नाम से है, जिस पर हम समाज के अनेक पहलू, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल आपकी समझ को विकसित करना है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करना है, जिससे आप समाज के मुद्दों को समझ सकें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। न कि हमारा उद्देश्य किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को बढ़ावा देना है, उसको उच्चतर दिखाना है या किसी का अपमान करना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप इस तरह के मुद्दों पर जब भी चर्चा सुनते हैं, हमारे ही चैनल पर नहीं कहीं पर भी सुनते हैं, तो तटस्थ होकर सुनिए, न्यूट्रल बायस्ड नेचर से रहिए, जिससे आप उसको समझ सकें। तो आज हम उन्हीं में से एक मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत में काफ़ी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जाति व्यवस्था के बारे में। तो कास्ट सिस्टम क्या है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। अर्थात जाति व्यवस्था क्या है भारत में। देखिए, प्राचीन काल से ही, जब से सोसाइटी का निर्माण हुआ, तब से ही हमारे समाज में एक प्रथा जो ये चली आ रही है, जाति व्यवस्था, स्पेशली हिंदू धर्म में है, लेकिन अन्य धर्मों में भी आप अगर आप देखेंगे, इवन अन्य देशों में भी अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में ये मिल जाएगी। इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक हम देखेंगे कास्ट क्या है, अर्थात कास्ट है क्या। दूसरा हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा हम देखेंगे भारत में इसकी क्या व्यवस्था है, भारत में व्यवस्था कैसी है, इसका भारत में ओरिजिन कैसे हुआ, भारत में कौन कौन सी मान्यताएं, कौन कौन सी थ्योरी चलती हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्ण और जाति, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा क्या भारत में ये व्यवस्था है या अन्य देशों में भी है। तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें, या कहीं अन्य देशों से तुलना, इसको हम बोल सकते हैं, अन्य देशों से तुलना। और इसके बाद हम अंत में देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, वो हम देखेंगे। तो जनरली हमने इस टॉपिक को इन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिससे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो देखिए, कास्ट है क्या। हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति इस कास्ट का है, ये व्यक्ति इस कास्ट का है, भारत में जाति व्यवस्था है। तो कास्ट है क्या। देखिए, पहली बात तो ये कि जो जैसे ही हम कास्ट की बात करते हैं तो सीधे से तौर पर सबसे पहले जो बात हमारे मन में आती है वो आती है कि सोशल इनइक्वेलिटी की। अर्थात कास्ट जहाँ पर है, सीधी सी बात है, बेसिक सी ये बात है कि वहाँ पर सामाजिक असमानता आपने क्रिएट कर दी। अर्थात कुछ लोगों को एक समूह में डाल दिया जिसको अपनी जाति का नाम दिया, कुछ लोगों को दूसरे समूह में डाल दिया
तो आपने सामाजिक असमानताएं पैदा कर दी हैं ऐसे समाज में जहाँ पर जाति व्यवस्था होती है। तो सोशल, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूँगा और आपको समझाता रहूँगा हिंदी में, जिससे कि थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं। तो ये सोशल इनइक्वलिटी का मामला है। और सोशल इनइक्वलिटी भी किस रूप में होगी? सम्मान के रूप में, अर्थात किसी व्यक्ति को सम्मान ज़्यादा दिया जाएगा जो उच्च जाति का कहा जाएगा, जिस व्यक्ति को थोड़ा कम सम्मान दिया जाएगा या जिस व्यक्ति को हीन भावना से देखा जाएगा, तुच्छ किस्म का समझा जाएगा, वो निम्न जाति का समझा जाता है। तो किन टर्म्स में सोशल इनइक्वलिटी होगी? इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज या कहीं ओनर। दूसरा, ये व्यवस्था क्या है? समाज में एक हायरार्की तय करती है, एक श्रेणी, एक क्लासिफिकेशन करती है। एक हायरार्की तय करती है कि कौन टॉप पर होगा समाज में, कौन बॉटम में होगा समाज में, और कौन मिडिल में लाई करेगा, कौन कहाँ पर लाई करता है। उस अरेंजमेंट का एक रूप है कास्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट लगता है वो ये है कि ये एस्क्राइब्ड है। एस्क्राइब्ड का मतलब है कि ये आप पर थोपी जाती है। आप ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आप किस जाति से होंगे, आपको ये समाज के द्वारा प्रदत्त है, आपके ऊपर थोपी गई है। आपका जन्म जिस फैमिली में हुआ है, एक ब्राह्मण के घर पे अगर आपका जन्म हुआ तो आप एक ब्राह्मण हैं। आप किस तरह का काम करते हैं, पुराने समय में तो ये होता था, तो जैसे आप टीचर हैं तो आप ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय का काम एक युद्ध लड़ना होता था, राजा होते थे वो लोग। तो ये आप पर थोपी जाती है, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। थोपी जाती है आपके ऊपर, आपके नियंत्रण में नहीं है कि आप किस जाति के होंगे। इसके अलावा और ये किस मामलों में आपके ऊपर थोपी जाएगी? जैसे कि अगर मैं बात करूं जन्म से ही, जैसे मैंने कहा आपका जन्म जिस जाति में हुआ था आप उसी जाति के होंगे, आपका कोई वश नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, उसके बेस पे डिसाइड हो सकता है। इसके अलावा समाज में आपकी रैंक या कहीं की स्टेटस, स्थिति क्या है, अर्थात इस हायरार्की के स्केल पर आप कहाँ लाई करते हैं, उस आधार पर ये डिसाइड होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पर भी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। आप कितने साफ सुथरे रहन सहन का जो आपका ढंग है, खाने पीने का जो आपका ढंग है, आपके जो काम आप करते हैं वो किस किस्म का आप काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे समाज में ये देखिए कितनी मतलब बुरी बात है कि जैसे कि तुच्छ किस्म के जो काम होंगे उनको एक निम्न जाति का व्यक्ति करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में आप देखते होंगे अपने आसपास कि जो आपके सीवेज टैंक्स है, जहाँ पे आपके मतलब घर का मल मूत्र जाता है, उसको जो व्यक्ति काम करेगा वो पहले से डिसाइडेड है कि वो निम्न जाति का व्यक्ति वो काम कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा आपका जो कूड़ा कचरा आपके घरों का, वो सब गंदगी जितनी है वो सब साफ़ सफाई करना, टॉयलेट्स वगैरह आपके साफ करना, वो सब जो निम्न कोटि के कार्य समझे जाते हैं, उनको समझा जाता है कि ये स्पेसिफिक व्यक्ति इस जाति का ही कर सकता है। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पर ये एस्क्राइब होती है, आपके ऊपर थोपी जाती है। तो सोशल इनइक्वलिटी का ये मामला है, एक हायरार्की है हमारे समाज में कि कौन कहाँ पर लाई करेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि ये एस्क्राइब्ड है, आप पर थोपी जाती है। तो ये है कि कास्ट क्या है, इसका जो उद्भव है वो
किस फॉर्म में हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से निकलती है कंसेप्ट कास्ट की। देखिए, भारत में आपको पता है पुर्तगाली शासन करने के लिए आए, उसके बाद डच फ्रांसीसी भी आए, लेकिन पहले पुर्तगाली है। आपको पता है कि कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था भारत में सबसे पहले। तो पुर्तगाली एक शब्द यूज करते थे जिसको बोलते थे कास्टा। अब कास्टा वो किसके लिए यूज करते थे? कास्टा का जो अर्थ है वो होता है कोई एक समूह विशेष, एक ग्रुप के लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोग अर्थात स्पीसीज के लिए, या कहीं एक रेस के लिए अर्थात किसी नस्ल के लिए, उनके लिए वो ये शब्द यूज करते थे कास्टा। तो कास्टा से निकला है कास्ट, अर्थात समाज का एक समूह विशेष निर्धारित कर दिया है हमने कि ये समूह इस जाति का है, ये समूह इस जाति का है। तो वहाँ से कंसेप्ट निकल के आती है। दूसरी बात ये कि केवल इंडिया में ये व्यवस्था नहीं है, इंडिया के बाहर भी ये चीज़ें किसी न किसी रूप में देखी गई हैं हमेशा से। आपको पता है अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपने नाम सुना होगा। अगर मैं आपको बात बताऊं, यूएसए में जो सिविल राइट मूवमेंट होता है, जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आपने सुना होगा। तो उनके नेतृत्व में वहाँ पर जो गोरों ने कालों के साथ व्यवहार किया, तो वहाँ पर एक नस्ल का मामला था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने वही चीज़ की। तो इंडिया में व्यवस्था नहीं है, जापान में, कोरिया में, चाइना में, अभी हम देखेंगे जब हम अन्य देशों से तुलना करेंगे कि अन्य देशों में व्यवस्था है, ग्लोबली है। वहाँ पर इस तरह की जाति व्यवस्था नहीं है जैसे भारत में है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में सोशल इनइक्वलिटी उसको कह सकते हैं, सामाजिक असमानताएं तो है ही हर देश में। हाँ, लेकिन भारत में जैसा कास्ट सिस्टम है, स्पेशली जो हिंदू धर्म में माना जाता है, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है किसी देश में। तीसरी बात यह है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, क्या ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये हमारे समाज के लिए एक कहें तो काफ़ी दुखद बात भी है कि काफ़ी रिफॉर्म्स भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो वो आप समझ सकते हैं कि ये कास्टा शब्द से निकला है, जिसका मतलब स्पीसीज होता है, एक रेस होता है, एक नस्ल, एक समूह विशेष होता है। केवल भारत में ही इसका ओरिजिन नहीं हुआ है, विदेशों में भी किसी न किसी रूप में सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। भारत में इसकी व्यवस्था क्या है? देखिए, भारत में जो इसकी व्यवस्था है उसकी में अगर मैं बात करूं तो कुछ सिद्धांत चलते हैं। एक को बोलते हैं हम जो परंपरागत सिद्धांत है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी। इसके अलावा मैं बात करूं, एक हमारे यहाँ पर चलती है रेशियल थ्योरी। इसके अलावा एक चलती है पॉलिटिकल थ्योरी। एक हमारे यहाँ पर चलती है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। और एक चलती है हमारे यहाँ पर इवोल्यूशन थ्योरी। एक एक को करके समझते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में कैसा है। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है कि ये व्यवस्था प्राचीन काल से चलती आ रही है। ये दरअसल डिवाइन कंसेप्ट को बताती है
डिवाइन कंसेप्ट, अर्थात ये व्यवस्था कहती है, हम एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये डिवाइन कंसेप्ट की बात करती है। ये कहती है कि प्राचीन काल से चलती आ रही है जाति व्यवस्था, जब से समाज की उत्पत्ति हुई, समाज जब से बना है तब से चला आ रहा है, उसको डिवाइन कंसेप्ट कहा जाता है। अर्थात ये समझा जाता है कि जाति व्यवस्था को किसी ने नहीं बनाया है। जो कुछ लोग बोलते हैं कि किसी धर्म विशेष के, जाति विशेष के लोगों ने, उच्च वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का सृजन किया है, ये थ्योरी कहती है ऐसा नहीं है, ये एक तरह से डिवाइन है, ये तो भगवान ने बनाया है। जाति जो बनाई है वो भगवान ने बनाई है। और इसमें क्या समझा जाता है कि ब्रह्मा, जिनको माना जाता है कि वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैं, जो ब्रह्मा हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनके शरीर के 4 हिस्से हुए और उन 4 हिस्सों से 4 वर्ण बने। ये बात करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है उस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, काफ़ी मुश्किल है बता पाना, लेकिन ये कंसेप्ट जो है वो यही मानती है कि जाति को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये तो भगवान ने बनाई है। ब्रह्मा के शरीर के 4 हिस्से हुए, जिसमें से 4 वर्ण बने। आपने ये चीज पढ़ी सुनी होगी। जो अगर हम बात करें, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ब्रह्मा का जो सबसे ऊपर का हिस्सा था, अर्थात जो उनका सर था, हेड था, उससे जो बने वो बने ब्राह्मण। और वो ब्रह्मा के सबसे ऊपरी हिस्से से बने, इसलिए वो समाज में सबसे ऊपर समझे जाएंगे। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर समझा जाएगा इस व्यवस्था में, सबसे उच्च जाति ब्राह्मणों की समझी जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा के जो शोल्डर्स हैं, उनके जो कंधे हैं, अब कंधे किसका सिंबल होते हैं? स्ट्रेंथ का, पावर का, तो वहां से बने क्षत्रिय। और क्षत्रिय, अभी हम इनके काम देखेंगे। क्षत्रिय हो गई, और जो उनकी जंघाव से, थाइस से बने, वो बने वैश्य। और जो उनके चरणों से, पैरों से बने, सबसे निचले हिस्से से, उनको बोला गया शूद्र। अब यहां पर अगर हम बात करें, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मणों का कार्य बताया गया, वो कहा गया कि ये लोग जैसे टीचिंग, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना, जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, वो कार्य इनका था। जो पढ़ाई से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, लोगों को ज्ञान देना, वो ब्राह्मणों का कार्य समझा गया। क्षत्रिय का काम था, एक तरह से कहें तो युद्ध लड़ना, अर्थात ये वॉरियर थे, या कहें रूलर, शासन करना। वैश्य का काम था बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना, उत्पादन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना समाज में, वो वैश्यों का काम था। और जो इन तीनों की सेवा करते थे, उनको बोला गया शूद्र। शूद्रों का काम है सर्व द पीपल ऑफ द सोसाइटी, इनका काम है सेवा करना। और दरअसल ये एक सेंस में अगर देखा जाए तो ये भी समझा जाता है, शूद्रों को निम्न जाति का तो समझा ही गया, लेकिन दूसरी कंसेप्ट ये भी चलती है कि क्योंकि कोई व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा के शरीर के 4 हिस्से हुए, शूद्र कहाँ से पैदा हुए? चरणों से पैदा हुए। तो जब सीधा कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो अगर उसके पैर नहीं होंगे, पैर में स्ट्रोंग
नेस नहीं होगी तो ऊपर के जो तीनों हिस्से उनका अस्तित्व ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो इनको इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी, ऐसी बात नहीं है। ये भी समझा जाता था कि अगर शूद्र नहीं है तो वो तीनों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर सकते, तो इनकी इम्पोर्टेंस भी थी। लेकिन इनको थोड़ा निम्न जाति का समझा गया। तुच्छ किस्म के काम जो होते थे, जो हीन भावना वाले कार्य हैं, वो ये लोग करते थे। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? जो सोर्स हैं, इनके जो सोर्स हैं वो है एक तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये व्यवस्था बताई गई है, और दूसरा है मनुस्मृति। दूसरा क्या है? मनुस्मृति। ऋग्वेद में क्लासिफिकेशन बताया गया है। मनुस्मृति ये वही मनुस्मृति है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिससे व्यथित होकर, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों को इतना उच्च वर्ग का दिखाया गया है और शूद्रों को इतना निम्न किस्म का दिखाया गया है, उनको इतना मतलब हीन भावना से देखा गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने उसको जला दिया था। हम हर 25 दिसंबर को, हम मतलब जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, आपने एक नाम सुना होगा, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था वो नाम, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, भीम आर्मी, एक पार्टी है भीम आर्मी, काफ़ी चर्चा में यहाँ भी, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण उनको बोलते हैं कुछ लोग, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो आदर्श हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनकी जो पार्टी है मेनली उन्हीं के आदर्शों पर चलती है, उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो अभी वो सांसद बने हैं, तो इस वजह से जब लोकसभा में शपथ राष्ट्रपति के सामने उन्होंने ली, तो बाकी सब ने संविधान की जय बोला, इसके अलावा लोकतंत्र की जय बोला, लेकिन उन्होंने उनके साथ साथ वो तो बोला, इसमें जय भीम भी बोला, तो वो काफ़ी चर्चा में भी थे। तो वो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, वो जो मनुस्मृति है, हर वर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। इसी दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति, जो ब्राह्मण ग्रंथ समझा जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को बहुत उच्च किस्म का, उच्च कोटि का समझाया गया है और शूद्रों को बहुत नीच किस्म का दिखाया गया है, शूद्रों के कार्य भी काफ़ी निम्न कोटि के दिखाए गए हैं, उससे व्यतीत होकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा किया और मनुस्मृति को जला दिया उन्होंने। और उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है अपनी बुक में कि मैं इतना परेशान और इतना व्यथित हो गया हूँ हिंदू धर्म की इन प्रथाओं से, जो जाति व्यवस्था उसमें चलती है, कि इसमें एक वर्ग को उच्च कोटि का दिखाया गया है, एक वर्ग को निम्न कोटि का दिखाया गया है। ये तो गलत बात है। हर व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सभी को अपॉर्चुनिटी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हर व्यक्ति को समान नज़र से देखा जाना चाहिए। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आपने शूद्रों की तो गरिमा ही छीन ली, उनके लिए आप ऐसे ऐसी भाषा और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, इस पर मेरा वश नहीं था। जैसे मैंने अभी बताया कि एस्क्राइब होती है क्योंकि जाति, तो लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि इस पर मेरा बस है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में। तो ये डिवाइन कंसेप्ट, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, वो यही मानती है कि किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई जाती, ये तो ब्रह्मा ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। अब जो दूसरी हमारी थ्योरी चलती है वो चलती है रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी क्या कहती है? रेस का मतलब होता है कि नस्ल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए में ये भेदभाव देखा गया, जो गोरों ने कालों के साथ किया। साउथ अफ्रीका में यही चीज़ देखी गई। महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया इसी वजह से कि वो अश्वेत थे, काले थे। तो ये भेदभाव ऐसा नहीं है भारत में ही है, हर देश में फॉलो होता है। किसी न किसी रूप में असमानताएं तो पाई जाती हैं हर जगह। तो रेशियल थ्योरी क्या कहती है? देखिए,
दरअसल क्या था ना कि पुराने समय में जाति वर्ण यूज नहीं होता था, जाति यूज नहीं होता था, वर्ण यूज होता था। क्या यूज होता था? वर्ण। और वर्ण का जो मतलब होता है, अगर देखें संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है रंग। अर्थात ये थ्योरी ये बात कहती है कि जो व्यक्ति जैसा होता था, श्वेत होता था, अश्वेत होता था, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जाति डिसाइड होती थी। आपको पता होगा कि भारत में आर्य आए थे। तो अगर ये मान लो भारत का नक्शा मैं ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए बना रहा हूँ ओनली, तो आर्य आए, तो जो भारत में पहले से नॉन आर्यंस रहते थे, नॉन आर्यंस जो रहते थे, तो आर्यों ने इन्वेड किया भारत में, तो उनको नॉन आर्यंस को वहां से नीचे की ओर उन्होंने खिसका दिया। क्योंकि इनका प्रभुत्व थोड़ा इसलिए ज़्यादा होने लगा क्योंकि इनका जो कॉम्प्लेक्शन था थोड़ा सा ब्राइट था, ये थोड़े से श्वेत थे, सुंदर दिखते थे। हमारे जो नॉन आर्यंस थे वो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। इसके अलावा जो इनकी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी सहज, बेटर समझने के लिए थी, थोड़ी सी स्टाइलिश किस्म की, जिसे कहें हिंदी और संस्कृत दोनों, लेकिन नॉन आर्यंस की ओनली संस्कृत थी। इसके अलावा इनके रिचुअल्स अलग थे, रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके बेस पर इन दोनों में विभेद हो गया। और यहाँ से भी एक रेशियल थ्योरी ये कहती है कि विभाजन हो गया जातियों का। नॉन आर्यंस को बोला गया ये दास हैं और इनको बोला गया रूलर हैं, क्योंकि ये थोड़े सुंदर दिखने वाले हैं, थोड़े ज्ञान के मामले में रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनकी बेटर हैं। तो इस तरह से ये विभाजन हो गया। तो रेशियल थ्योरी ये बात करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरी थ्योरी जो हमारे पास है वो क्या कहती है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या बात करती है कि ये ब्राह्मण डोमिनेशन को बताती है। ये कहती है कि भारत में प्राचीन काल से जाति व्यवस्था शुरुआत में नहीं थी। जो बोलते हैं कि ये ब्रह्मा ने बनाई है, ऐसे बनाई है, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र कह लीजिए, उनके द्वारा एक क्लेवर डिवाइस, एक सिस्टम ऐसा बनाया गया जिससे कि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो उन्होंने समाज में ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी प्रथाएं, ऐसी मान्यताएं चला दी, इवन अपने धर्म ग्रंथ भी ऐसे लिखे जिसको इस तरह से फॉर्मेट में बनाया गया कि ब्राह्मणों को उसमें वर्चस्व, ब्राह्मणों को उच्च कोटि का दिखाया गया और जो अन्य जाति हैं उनको थोड़ा उनके नीचे दिखाया गया, जिससे कि हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। तो ये क्या है? ब्राह्मणों के वर्चस्व को बताती है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की, जैसे आप आज के समाज में भी देखते ही हैं कि हिंदू धर्म में शादी तब तक संपन्न नहीं समझी जाती जब तक एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, जो पुरोहित है, जो पंडित है, वो अपने जो धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब तक तो पूरी नहीं करता। जैसे कि जो 7 फेरों की प्रथा हिंदू धर्म में चलती है, तो आपने शादी में कितना भी खर्चा किया हो, कितना भी आपने ज़ोर शोर से शादी को किया हो, लेकिन जब तक एक पंडित, एक पुरोहित नहीं आएगा तब तक आपकी शादी संपन्न ही नहीं समझी जाएगी। और वो व्यक्ति ब्राह्मण जाति का ही होगा, किसी अन्य जाति का वो व्यक्ति, शूद्र जाति का, किसी अन्य जाति का वो नहीं हो सकता, चाहे कितना पढ़ा लिखा भी हो। अगर शूद्र जाति का व्यक्ति भी ज्ञान के मामले में या उसको मंत्रोच्चारण सब कुछ आता हो, लेकिन नहीं हो सकता। ये प्रथा है, चली आ रही है। तो जैसे कि पुरोहित व्यवस्था है, पुरोहित व्यवस्था समझा जाता है, ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जो राजा होते थे उनको ये बातें बोली, ऐसी ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी ऐसी प्रथाएं, मान्यताएं चलाई कि अगर आप युद्ध में जाने से पहले या फिर कि अपना साम्राज्य स्थापित करने से पहले हमसे यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि कराएंगे तो आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप ज़रूर जीतेंगे, आपका जो भी कार्य होगा वो सफल होगा। इसलिए राजा क्या करता था? अब इससे ब्राह्मणों को क्या लाभ होता था? ऐसा करने से उनको ये लाभ होता था कि राजा उनको स्टेबिलिटी देते थे,
क्योंकि वो तो क्षत्रिय किस्म के लोग थे, तो डिफेंस इनको मिला हुआ है, सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, तो इससे इनको अपना वर्चस्व स्थापित करने में समाज में काफ़ी हेल्प मिली। इस तरह की और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं इन्होंने शुरू की। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है जो ये ऐसी बात करती है। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या कहती है। जो मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति ब्राह्मणवादी ग्रंथ समझा जाता है, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को बहुत उच्च कोटि का समझा गया है और उसी का विरोध किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या कहती है? ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये कहती है कि व्यवसाय के आधार पर जातियां बटी हुई हैं समाज में, अर्थात जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसके अनुसार उसकी जाति होगी। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जन्म के आधार पर है। इसके बाद जन्म के आधार वाली बात आई, यहाँ पर ऑक्यूपेशन के आधार पर थी। जैसे मैंने अभी बताया था आपको वर्ण व्यवस्था में कि जो व्यक्ति टीचर होगा वो एक ब्राह्मण व्यक्ति हो सकता है। ज्ञान का मामला उनको दिया गया, मैंने बताया आपको जो वॉरियर होगा या रूलर होगा वो व्यक्ति क्षत्रिय होगा, जो ट्रेडिंग करेगा वो वैश्य होगा, जो इन सब की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। इसमें ये बात कही गई विशेष रूप से, ये तो मैंने आपको बता ही दी थी ऑलरेडी, जस्ट टू रिकॉल यू, मैंने दोबारा बताया कि जो बेटर किस्म के काम करेगा, बेटर और रेस्पेक्टेड, जो व्यक्ति रेस्पेक्टेड कार्य करेगा, बेटर कार्य करेगा, वो उच्च जाति का समझा जाएगा, और जो व्यक्ति थोड़ा सा निम्न कोटि के कार्य करेगा वो निम्न जाति का समझा जाएगा। मतलब अच्छे जो कार्य कर रहा है वो उच्च जाति का है, और जो बुरे कार्य का मतलब ये नहीं कि चोरी डकैती कर रहा है, बुरे कार्य इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया जो थोड़े से ऐसे कार्य जो हीन भावना वाले समझे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपके घरों में जो मलमूत्र है, सीवेज टैंक है, सेप्टिक टैंक है, स्कैवेंजर्स, तो मतलब कूड़ा करकट साफ सफाई करना, उस तरह के जो कार्य हैं वो सब जो करेगा वो निम्न जाति का समझा जाएगा। तो इसमें ऑक्यूपेशनल थ्योरी में ये बात कही गई। और ऑक्यूपेशनल थ्योरी के आते आते क्या हुआ कि हमारे समाज में, क्योंकि अब कार्य के आधार पर बढ़ गए जो कास्ट हैं, तो और बहुत सारी जातियों का इवोल्यूशन हुआ यहाँ पर। सभी ने, जैसे मतलब कोई वैश्य भी है तो वैश्यों में भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, और वो जो कार्य करने लगे अलग से, उनकी अपनी जाति क्रिएट हो गई। तो यहाँ आते आते बहुत सारी जातियाँ, स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल थ्योरी में अगर हम देखें तो प्राचीनतम काल में केवल 4 ही वर्ण होते थे, मतलब जाति समझ लिए, उस समय वर्ण उसको बोलते थे। तो 4 ही जातियाँ होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ आते आते काफ़ी जातियाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ व्यक्ति क्या हुए जो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे उनको कुम्हार बोला गया। इसके अलावा जो लोहे से सामान बनाने लगे, लोहे की काट छाँट करना वो सब करने लगे, वो लोहार कहलाए। इस तरह से आपको पता है कि तेली और जो ऑयल वगैरह निकालने का कार्य हो, मतलब इतनी जातियां बन गई कि इस समाज में सब कास्ट का इवोल्यूशन हो गया, सब कास्ट। यहाँ पर आपने 1980 का जो मंडल कमीशन सुना होगा, हमने अपने दूसरे चैनल पे जो एजुकेशन पर्पज से, एग्जाम पर्पज से बनाया गया है, वहाँ पर आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मंडल कमीशन की बात कि उसमें ओबीसी में जो जातियाँ आती हैं लगभग 7,000 से ज़्यादा जातियाँ उसमें इवेलुएट की गई कि 7,000 से जितनी ज़्यादा जातियाँ। तो आज के समाज में अगर हम देखें तो जातियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसका रीज़न एक ऑक्यूपेशनल थ्योरी भी है। तो सब कास्ट यहाँ पर आने लगी। तो ये व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों की जो कास्ट का डिवीज़न है वो यहाँ पर हुआ। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि जैसे कोई ब्राह्मण है और हमारे पास क्षत्रिय है और वैश्य है और शूद्र है। अगर कोई क्षत्रिय है, उसको ट्रेडिंग बिजनेस पसंद है, वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसकी नॉलेज भी उसके पास है,
तो वो वैश्य बन सकता था। कोई क्षत्रिय है, उसका बेटा हुआ, उसके बेटे को उसने पढ़ाई अच्छी की, ज्ञान अर्जित किया, तो उसके बाद वो यज्ञ हवन अनुष्ठान पढ़ाना ये सब चीज़ें करने लगा, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ सकता था। ट्रेडिंग पसंद, मतलब एक दूसरे में आ सकते थे। लेकिन इसके बाद, और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस समय आते आते वर्ण का नाम हो गया था जाति। पहले ओनली उसका नाम वर्ण था, जाति शब्द कोई यूज होता ही नहीं था। लेकिन इसके बाद जो इवोल्यूशन थ्योरी आई, इवोल्यूशन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था कोई एक दिन में नहीं आई, अचानक जाति नहीं बनी। अर्थात ये कोई, अगर हम कहें, इंस्टेंट मूवमेंट से नहीं बनी है कि समाज ने बोला कि चलो जातियों में विभाजित कर देते हैं और अगले दिन ऐसा हो गया, या एक साल में ऐसा हो गया, 2 साल में ऐसा हो गया। इसने कहा ये लॉन्ग प्रोसेस है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसमें इवोल्यूशन होते रहे हैं, इसमें रिफॉर्म्स होते रहे हैं, और ये लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा जनरेट किया हुआ एक सिस्टम है। अर्थात ये लॉन्ग प्रोसेस जनरेटेड सिस्टम, इसको कह लीजिए, ये लॉन्ग प्रोसेस द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है। जैसे अब हमने देखा प्राचीनतम काल में वर्ण केवल था और वो 4 थे ओनली। उसके बाद हमने देखा कि रेशियल थ्योरी में अगर हम बात करें रंग की बात आ गई। इसके बाद हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल पॉलिटिकल आया, जिसमें ब्राह्मणों का डोमिनेशन आया। उसके बाद ऑक्यूपेशनल, तो इसमें क्या हुआ, एक इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर ये बात आई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा जनरेट किया हुआ सिस्टम है, इस वजह से ये समाज में आज भी विद्यमान है। आपको पता है अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ है। तो ये थ्योरी कुछ चलती है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जो जाति के अलग अलग एस्पेक्ट्स बताती हैं कि जाति व्यवस्था कैसे आई इंडिया में। अब हम देख लेते हैं वर्ण। हम कभी वर्ण बोल रहे हैं, कभी कास्ट बोल रहे हैं, तो वर्ण और कास्ट में डिफरेंस है क्या। और हमें एक और बात बता दो आपको कि जो इवोल्यूशन थ्योरी आई, इवोल्यूशन जो थ्योरी अभी हमने डिस्कस किया, इवोल्यूशन थ्योरी के आते आते, अर्थात मॉडर्न समय में आते आते, प्राचीनतम काल से जाति का जो, अगर हम कहें, शर्त हुई, वो हो गई बर्थ। अर्थात अब ऑक्यूपेशन के द्वारा नहीं होगा, अब जन्म से ही आपकी जाति निर्धारित होगी। आपका जन्म जिस कास्ट में हुआ है, आप उसी कास्ट के होंगे, आप अपनी जाति को बदल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव इसमें हो गई कि जाति को आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर नाम जाति हो गया। उस समय वर्ण नाम क्या था, वर्ण था। और अभी हम देखो वर्ण और जाति में डिफरेंस देखते हैं तो आप कुछ समझ पाएंगे शायद। कि जाति के आती ऐसा क्यों हुआ कि जन्म के आधार पर ही आपकी जाति पहले से डिसाइडेड हो गई। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण ही हैं। आप चाहे मैं वैश्य बन जाऊं, मैं क्षत्रिय बन जाऊं, नहीं बन सकते। यहाँ पे मैं बात करता हूँ वर्ण और जाति। तो प्राचीन काल में तो वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो ये वर्ण जो शब्द है ये वरी शब्द से निकला है। वरी शब्द से निकला। वरी का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, ऑक्यूपेशन, काम, व्यवसाय, अर्थात आप क्या काम करते हैं। और जो वर्ण का मैंने बताया था अभी शाब्दिक अर्थ क्या, रंग है, कलर है। रेशियल थ्योरी में हमने चर्चा की थी, रंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राचीन काल में सबसे पहले जो सोसाइटी जब निर्मित हुई, जो वर्ण व्यवस्था चली, जो ऋग्वेद में, मनुस्मृति में उनका जिक्र मिलता है प्राचीनतम ग्रंथों में। तो वर्ण का मतलब होता था जो व्यक्ति जिस रंग का है, वो श्वेत है, अश्वेत है, वो क्या काम करता है, उसके आधार पर उसकी जाति डिसाइड होती थी। लेकिन जाति जो व्यवस्था है, जो उसके बाद जनरेट हुई, इवोल्यूशन के प्रोसेस से आई, जाति शब्द निकला है जन शब्द से।
जाति किससे निकला है? जन शब्द से निकला है, और जन का मतलब जन्म, जो जन है वो उसका मतलब क्या है? जन्म। अर्थात आपकी जो जाति है वो बाय बर्थ डिसाइड हो चुकी है, आपका जन्म जिस जाति में हुआ है आप उसी जाति के होंगे। तो इस अगर देखा जाए इससे तो किसी न किसी रूप में ये भी बेहतर थी फिर भी कि आप एटलीस्ट चेंज हो सकते थे। अब वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, एक दूसरे में आपका इंटरचेंज हो सकता था, आप काम अपना चेंज कर लीजिए, उसमें थोड़ी पारंगत हासिल कर लीजिए। तो लेकिन यहाँ पर जो अभी भारत में चलता है वो कास्ट सिस्टम चलता है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था वेदों के समय से है, प्राचीनतम काल से है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ण तो केवल 4 ही होते हैं, वर्ण 4 हैं केवल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति मैंने जैसे बताई आपको, सब कास्ट आ गई ऑक्यूपेशनल थ्योरी के बाद, कुम्हार, लोहार जो जैसा काम करने लगे, तो ये तो मल्टी हो सकती हैं, मल्टी सब कास्ट में ये डिवाइड हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कि ये क्या है? फ्लेक्सिबल थी, अर्थात आप अपना व्यवसाय चेंज करके अपनी जाति, अपने वर्ण को बदल सकते थे, लेकिन ये थोड़ी रिजिड नेचर की है। ये क्या है? रिजिड नेचर की है, अर्थात इसको बदल पाना मतलब ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, मुश्किल क्या कहें, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी जो मॉडर्न समय सरकार ने कुछ प्रावधान इस मामले में किए हैं वो क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूँ कि आप जाति को बदल नहीं सकते। भारत में देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, धर्म परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन जाति परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो बाई बर्थ डिसाइडेड है। तो ये वर्ण और जाति में अंतर है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक जाति व्यवस्था क्या है, कैसे आई। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको कि केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर क्या ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं? भारत से बाहर व्यवस्था, देखिए क्या है कि जैसी व्यवस्था भारत में पाई जाती है, भारतीय समाज में, स्पेशली हिंदू समाज में पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था तो सामान्यतः किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सोशल इनइक्वलिटी की अलग अलग फॉर्म्स वहाँ पर जरूर दिखाई देती हैं। जाति की जो स्थिति है वो भारत में थोड़ी सी चरम स्तर पर पहुँच गई अपने इवोल्यूशन के प्रोसेस में, लेकिन अन्य देशों में व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखें चाइना में है, इसके अलावा मैं बात करूं जापान में, इसके अलावा अगर हम बात करूं यमन एक देश है, मैं आपको बताऊंगा अभी, वहाँ पर भी ये व्यवस्था है, इंडोनेशिया में भी ये व्यवस्था है। तो इसके अलावा अगर आप बात करें इवन पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये व्यवस्थाएं किसी ना किसी रूप में देखने को मिलती है। लेकिन मैंने जैसे बताया वृहद स्तर पर एक ब्रॉड एस्पेक्ट के रूप में देखो तो भारत में ही मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं एक देश है यमन, एग्जाम्पल के तौर पर यमन में एक जाति है उसको बोलते हैं अल अकदम, अल अकदम। तो जो ये अल अकदम जाति है ये थोड़ी सी निम्न किस्म की समझी जाती है, जो थोड़े से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस में डिफरेंस है। अगर इंडिया में और इंडिया से बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जो ग्राउंड है वो क्या है? प्योर और इम्प्योर। कौन व्यक्ति, जैसे मैंने आपको समझाया था, ज़्यादा अच्छे किस्म के कार्य करता है, कौन थोड़ा सा निम्न किस्म के कार्य करता है, किसका रहन सहन खान पान वो सब ढंग साफ सुथरा है नहीं है, उसके बेस पर तो अलगदम जाति को अलग, और ये हेरिडेटरी है, अर्थात यमन में क्या है कि इस जाति के लोग हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी इसी जाति के होंगे। ऐसे ही जापान एक देश है, जापान में एक जाति है बुकामुरिन बोलते हैं उसको, ऐसे करके कुछ नाम है, आप देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि ये समझाना कि आपको कि
अलग अलग देशों में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो बुकामुरिन जाति में क्या होता है कि जो इम्प्योर किस्म के लोग हैं, कुछ लोग जो हैं उनको थोड़ा सा गंदे थोड़े वो रहते हैं, तो उस आधार पर उनको अलग से उनको डिसाइड किया हुआ है, और उनको ये भी कहा गया है कि वो नॉर्मल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उनकी एंट्री भी नहीं है, उनको अलग ही क्षेत्र दिया गया, वो वहीं पर रहते हैं। तो अलग अलग देश में ऐसी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। इवन अलग अलग रिलीजन में भी आपको ऐसा मिलेगा, रिलीजन में भी आपको अलग अलग ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ पर जाति व्यवस्था है। जैसे अगर आप देखिए क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा एक सीमा तक देखने को मिलता है कि ये चीज़ फॉलो होती है। इवन अगर आप देखिए कि मुस्लिमों में भी आपने एक जाति सुनी होगी अशरफ होती है। इसके अलावा अगर भारत में भी देखें आप, आपको पता ही है एक असमानता का तो रूप है ही, उसको आप कास्ट तो नाम नहीं देते वो लोग। जैसे शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, भारत में सुन्नी है। आपने मुस्लिमों में देखा होगा कोई पठान है तो कोई मलिक है, कोई मसूद है, कोई हसन है। तो मतलब अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग सोशल इनइक्वलिटी उसको बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस रूप में वहाँ पे पाई जाती है। इतने वृहद स्तर पर, इतने स्पष्ट रूप से जो जाति व्यवस्था है वो केवल भारत में मुख्यतः हिंदू धर्म में पाई जाती है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस सब समझने के बाद वो देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आता है। देखिए कंक्लूजन में 3 बात आती है कि ये व्यवस्था सही है, अच्छी है या बुरी है, ये सिस्टम गुड है या फिर ये बैड है, और तीसरी बात इसका फ्यूचर क्या है, अर्थात वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखिए ये सब समझने के बाद, जानने के बाद आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये व्यवस्था सही है या नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे समाज को विभाजित करती है, जो हमारे समाज को डिवाइड करती है, तो व्यवस्था सही तो हो ही नहीं सकती किसी भी तरह से। तो ये तो एक स्पष्ट सी बात है कि व्यवस्था अच्छी तो नहीं है। ये व्यवस्था जो समाज में किसी का शोषण करती है, एक व्यक्ति को सम्मान ज़्यादा मिलता है, एक व्यक्ति को सम्मान कम दिया जाता है, एक व्यक्ति को अवसर ज़्यादा दिए जाते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर कम मिलते हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये तो बात क्लियर है कि व्यवस्था ऐसी कोई भी व्यवस्था, केवल जातीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हम, ऐसी कोई भी व्यवस्था एक समाज के लिए, एक आदर्श समाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती। हम जिस आदर्श समाज की कल्पना करते हैं उसमें ऐसा ठीक नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अर्थात कि फ्यूचर क्या है इसका। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम जिस एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, एक कल्याणकारी समाज, एक कल्याणकारी राज्य की हम बात करते हैं, तो हमारा संविधान भी अगर आप देखें कि आर्टिकल 15 भी ये बात कहता है कि आप किसी के साथ उसके मूल वंश के, उसकी नस्ल, उसकी जाति, धर्म, वो कहाँ पर रहता है, उन सब आधार पर उसके साथ विभेद नहीं कर सकते। हमारे संविधान की प्रस्तावना भी ये बात उल्लेखित है कि आप सभी को अवसर के, प्रतिष्ठा के अवसर समान रूप से दीजिए। यहाँ तक कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक कर्तव्य में भी ये बात इंक्लूड है कि आपस में भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, मानवीयता का भाव आपस में हर व्यक्ति में होना चाहिए। अर्थात जब हम बात करें कि मॉडर्न टाइम में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं, हम मॉडर्नाइजेशन के युग में हैं, तो इन सोशल एस्पेक्ट हमारे काफ़ी चेंज हुए हैं। समाज को देखने का नज़रिया हमारा बदला है, वो बदलना भी चाहिए, क्योंकि हम अब तकनीक के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अभी देखिए, अब जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, तो स्कूलों में कोई भी व्यक्ति सभी तरह की शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसा तो है नहीं वो किसी एक ही समूह विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
वो समाज के हर एंगल को पढ़ता है, उसको समझाया जाता है। पाठ्यक्रम भी ऐसा है तो कि जो हाशिए पर लोग हैं उनकी स्थिति क्या रही, उनका इतिहास क्या रहा, तो सब तरह की बातें जानने को मिलती है। इससे अभी समय बदला है, मॉडर्न हुए हैं लोग, तो चीज़ें बदली हैं। और अब थोड़ी अगर हम देखें व्यवस्था जो है उसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं एक चेतना के स्तर पर व्यक्ति के मन में। तो अगर हम देखें कंक्लूज़न यही निकल के आता है कि इस व्यवस्था, अच्छा अब एक बात और देखिए हम, अब ये एक बात और आप देखिए कि जैसे कि इंटरेस्टिंग बात ये है, ये तो चलो ठीक है कि मतलब नज़रिया लोगों का बदला है, हम अभी एजुकेटेड होने लगे हैं, महिलाएं भी एजुकेटेड होने लगी हैं, दलित जो व्यक्ति है, जो निम्न जाति के व्यक्ति है, उनको भी पढ़ाई के अवसर, उनको भी नौकरियों में अवसर मिलने लगे हैं। तो इसलिए अब जागरूकता जो अवेयरनेस है समाज में बढ़ी है, और जाति की जो बातें विद्यमान हैं वो तत्व अभी भी समाज में, लेकिन अभी पहले से अगर देखा जाए तो उतना उनका वर्चस्व नहीं रहा है। इसमें सरकार की देखिए अगर भूमिका, तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास कैटेगरी हमने डिवाइड किए वो जाति में नहीं की हैं, वो हमने किए हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इस तरह से। तो हमने जातियों को इस तरह से डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि हमने ये बोला है कि अगर रिजर्वेशन की मैं बात करूं, हमने वीडियो रिजर्वेशन के बारे में इससे जस्ट पहले बनाया था कुछ दिन पहले, आपने वो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, कि कुम्हार की बात इसमें है, लुहार की बात इसमें है। तो इस तरह से बात नहीं है, ब्राह्मण की बात, जाटों की बात, राजपूत, ऐसा नहीं कहा गया है। एक कॉमन नेम जनरल बना दिया इसको, ओबीसी और एक एसटी। तो एक यूनिफॉर्मिटी जो दिखाई देती है हमारे समाज में, तो उसमें कदम उठाए जा रहे हैं। जो हमारा संविधान का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी होनी चाहिए, हो रही है। साथ में आपको मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग बात, कि अब अगर हम चाहें जाति को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे मैं किसी भी जाति में नहीं रह सकता, मैं किसी भी जाति में इंटरेस्टेड ही नहीं, मैं जाति की व्यवस्था को ही नहीं मानता, तो चाहे तो नो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है कि मैं जाति व्यवस्था को मानता ही नहीं, तो नो कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पर वो आवेदन कर सकता है सरकार से। तो ये भी हो सकता है। तो ये बातें हैं। अच्छा, हमने एक ये डिस्कस नहीं किया कि इस मामले में जो जाति को हमने बोला कि ये बैड है, तो बैड है किस तरह से बैड है? ऐसा हमारे समाज में, हमारे इतिहास में हमको बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं जो जाति और धर्म से ही जिनका उद्भव हुआ है, और वो गलत तो थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके पक्ष में मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बात कि ये बैड क्यों है। आपको पता है कि हमारे समाज में पुराने समय में हिंदू धर्म में मुख्यतः सती प्रथा एक बुरी प्रथा थी, जो एक जातिगत धर्मगत प्रथा थी। उसका इवोल्यूशन वहाँ से हुआ। तो राजा राम मोहन राय ने इसको नष्ट किया, इसका उन्मूलन किया। तो कितनी बुरी प्रथा थी ये, तो शोषण करने वाली बात थी महिलाओं के लिए, कि अगर किसी का पति, हिंदू धर्म में किसी महिला का पति गुजर गया है, एक्सपायर हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस महिला को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें विधवा, विधा पुनर्विवाह पर रोक थी। अगर किसी औरत ने शादी की, उसका पति गुजर गया, तो वो शादी नहीं कर सकती थी दोबारा से। तो ये तो उसकी अगर कहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की जो हमारा आर्टिकल 21 बात करता है उसका हनन है। क्योंकि अब इसमें तो उसका क्या बस है, अगर किसी कारणवश उसका पति मर गया तो वो पूरा जीवन कैसे बिताएगी। मान लो किसी लड़की की शादी हुई और कुछ दिन बाद ही शादी के उसका पति गुजर गया, तो इतनी बड़ी ज़िंदगी उसकी है, उसको कैसे ऐसे जी पाएगी। और उसको हीन भावना से भी देखा जाता था। ऐसा नहीं है केवल कि उसका केवल शादी नहीं होगी, साथ में उसको हीन भावना से देखा जाता था। हिंदू धर्म में उसको कोई अपने घर में प्रवेश करने से वर्जित करता था, समझा जाता था कि अपवित्र स्त्री है, किसी भी शुद्धि वाले कार्य में उस औरत को शामिल नहीं किया जाता था। तो कितना असमानता की बात, कितनी मतलब कहें हीन भावना हमारे समाज के लिए, जिस आदर्श समाज की हम कल्पना करते हैं उसके लिए तो एक धब्बा है। इस तरह की कोई व्यवस्था तो नहीं होना चाहिए ऐसा। इसके अलावा आपको पता ही है कि जैसे कि और बहुत सारी व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह का
जो कंसेप्ट है, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि हाँ नहीं, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो जाति से, धर्म से इवोल्व हुई थी। जैसे बाल विवाह हो जाता था, वो एक गलत बात थी। दहेज प्रथा तो चलती ही है। तो ये चीज़ें हैं, और इनके लिए जैसे आपको पता है कि जाति व्यवस्था का दंश बहुत लोगों ने झेला हमारे समाज में। जैसे B.R. अम्बेडकर का तो नाम सुना ही होगा आपने, जो कि मैंने आरक्षण वाले जो पिछला हमारा टॉपिक था उस वीडियो में मैंने इनके बारे में जिक्र किया था। आरक्षण की जहाँ बात होगी वहाँ B.R. अम्बेडकर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब जाति व्यवस्था की बात होगी वहाँ भी अम्बेडकर का जिक्र होना चाहिए। ये महार जाति के थे, जो कि एक निम्न जाति समझी जाती थी महाराष्ट्र में, बहुत ही तुच्छ किस्म की, जिसको लोग बहुत ही हीन भावना से देखते थे। तो इन्होंने दंश झेला। और इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने 25 दिसंबर के दिन हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, ये कहते हुए कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, इस पर मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि इस पर मेरा वश है। क्योंकि हिंदू धर्म इस तरह की जो प्राचीन काल से इन्होंने मान्यताएं, प्रथाएं ऐसी बनाई हुई हैं कि जो समाज को विभाजित करती हैं, समाज के एक वर्ग का शोषण करती हैं, समाज के एक वर्ग को अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान की नज़र से देखा जाता है, एक को कम और या कहीं हीन भावना से देखा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था ठीक कैसे हो सकती है? नहीं होना चाहिए ऐसा। तो B.R. अम्बेडकर ने ऐसा किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा आपने, सावित्रीबाई फूले। तो बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस दिशा में कार्य किया। और केवल भारत में ही नहीं, मैंने बताया विदेशों में भी, USA में नस्लगत भेदभाव होता रहा है। मार्टिन लूथर ने फिर उस वहाँ पर एक सिविल राइट्स मूवमेंट चला, जहाँ पे उसके बाद व्यवस्थाएं कुछ बदली। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ, महात्मा गांधी जी को वहाँ पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। तो ऐसी व्यवस्थाएं आप देखेंगे हर जगह मिलती है। तो आप समझ गए होंगे जाति व्यवस्था के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।